ध्यान दो अपने टॉपिक पे। देखो जो अपन पी ब्लॉक पढ़ रहे थे कल, अपन ने ग्रुप 17 स्टार्ट कर लिया था। 16 में कोई प्रॉब्लम है किसी बच्चे को? ठीक है, कोई क्वेश्चन पूछना हो पूछ ले। हाँ हाँ, तो अब देखो ग्रुप 17 आज अपन पढ़ेंगे। ग्रुप 17 में जितने भी आपने कैरेक्टर पढ़े, मैं एक बार रिपीट कर दूं, बोल रही हूँ मैं, सुन लें। अगर उन कैरेक्टर में से आपको कुछ पूछना है आप बोल देंगे। देखो फर्स्ट जो आपके कैरेक्टर था एटॉमिक नंबर, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, 2 गए। थर्ड है साइज, फोर्थ है आयनाइजेशन एनर्जी, फिफ्थ है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, 6 है इलेक्ट्रॉन एटमाइजेशन एनर्जी या बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। एक ही बात है, ठीक है? कुछ पूछना है इनमें से कुछ? कोई प्रॉब्लम है? एनामोलस बिहेवियर, ऑक्सीडेशन स्टेट, ओके? याशिका पूछना है कुछ? कोई प्रॉब्लम है किसी टॉपिक में बेटा? किसी को दिक्कत है? अब देखो नेक्स्ट जो अपन ने 4 रिएक्शन पढ़ी है, मैं लिख रही हूँ 4 रिएक्शन, उनमें कोई प्रॉब्लम हो आप पूछ ले। फर्स्ट आपने देखा था रिएक्शन विद हाइड्रोजन, सेकंड जो था वो है रिएक्शन विद ऑक्सीजन, थर्ड है रिएक्शन विद हेलोजन, और फोर्थ जो था वो है रिएक्शन विद मेटल्स। रिएक्शन हाइड्रोजन, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी पूछनी है राहुल। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी बेटा दोबारा ध्यान दे, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी अपन किसको बोलते हैं? किसी भी रिएक्शन में बॉन्ड को डिसोसिएट करने के लिए जो एसेंशियल एनर्जी है वो होती है बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। आप हमेशा ध्यान रखो, जब भी एटम का साइज इंक्रीज होगा तो साइज इंक्रीज होने से न्यूक्लियर अट्रैक्शन फोर्स जो होता है वो वीक हो जाता है। समझ गए? जब न्यूक्लियस का अट्रैक्शन फोर्स वीक हो जाएगा उस सिचुएशन में बॉन्ड इजीली डिसोसिएट होगा। समझ गए? क्योंकि बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों को न्यूक्लियस अपनी ओर अट्रैक्ट रखती है, इसलिए बॉन्ड स्ट्रॉन्ग हो जाता है अट्रैक्शन फोर्स की वजह से। जैसे साइज बड़ा होगा तो बॉन्ड वीक हो जाता है। जैसे अपन हैलाइड में ध्यान देते हैं, इस ग्रुप में FCl, Br, I और एस्टेटीन तो रेडियो एक्टिव है, इसको हटा दो। तो इन चारों में अपन देखें तो when move group up to down then bond dissociation energy are decreased due to increase in size, okay? But in F2 and Cl2 cases, F2 और Cl2 की बात अपन करें तो फ्लोरीन की, इसके हिसाब से देखेंगे अपन अप टू डाउन मूव करें तो F की बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी फ्लोरीन की F2 की सबसे ज्यादा होनी चाहिए। जैसे मैं एग्जांपल दे दूं, ग्रुप 17 के लिए बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का ऑर्डर ध्यान दो, क्या होगा बेटा? F2 और Cl2 में सब ऑर्डर वही है, फर्क सिर्फ इन दोनों का एक्सेप्शन है, ठीक है? I2 की बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी सबसे कम, उसके बाद Br2। देखो मैं एक बार N के लिए बता दूं तो तुम्हें ऑर्डर अपने आप समझ में आ जाएगा। नाइट्रोजन, बिस्मिथ, इनके लिए बॉन्ड ऑर्डर होगा Bi सबसे कम बिस्मिथ के लिए, उसके बाद में Sb, फिर आर्सेनिक, फिर फास्फोरस, फिर आएगा नाइट्रोजन के लिए। रीजन होता है इसमें होता है ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट नाइट्रोजन में, और बाकी सब में होता है सिंगल बॉन्ड। सेकंड रीजन साइज का, स्मॉलेस्ट साइज होती है तो अट्रैक्शन फोर्स हाई होता है, इस कंडीशन के अंदर बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी सबसे ज्यादा चाहिए नाइट्रोजन के लिए। पर ग्रुप 17 का ऑर्डर देखना, ग्रुप 17 में व्हेन मूव ग्रुप अप टू डाउन उस हिसाब से ऑर्डर क्या होना चाहिए? I, फिर Br, फिर Cl और फिर F, ये होना चाहिए बेटा ऑर्डर। लेकिन सिर्फ और सिर्फ इन दोनों का अपवाद है, समझ गए? ये दोनों एक्सेप्शन में है। F जो होता है फ्लोरीन जो है उसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी क्लोरीन से कम होती है, Cl के कंपैरिजन में कम होती है। तो I फिर Br2 बनेगा, I2 Br2 फिर F2 और फिर आएगा Cl2। और रीजन आपको पता होना चाहिए कि F का साइज स्मॉलेस्ट, अपन देखो जब लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो साइज क्या होता जाता है? कंटिन्यूअसली स्मॉल होता जाता है। अब अपन ने कहा कि जब साइज स्मॉल होता है तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी हाई होती है, बट इसका साइज बहुत ही ज्यादा छोटा है। अब इतनी साइज स्मॉलेस्ट होने की वजह से न्यूक्लियर अट्रैक्शन फोर्स तो ज्यादा है, पर साथ साथ में इलेक्ट्रॉनों का रिपल्शन भी है। स्मॉलेस्ट साइज में
2p में, दोनों F के बीच में जो इसका 2p ऑर्बिटल है और इसके 2p में जो 5 इलेक्ट्रॉन है, दोनों के बीच में रिपल्शन क्रिएट होगा और रिपल्शन की वजह से दोनों F का बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। यही रीजन होता है F2 की अनस्टेबिलिटी का। और रीजन केवल क्लोरीन के लिए ध्यान रखना है, इसका साइज इसके कंपैरिजन में कुछ ज्यादा है, तो साइज बड़ा होगा तो रिपल्शन कम होगा और रिपल्शन कम क्रिएट होगा तो बॉन्ड इजीली, यहाँ पर ध्यान दे, ब्रेकआउट नहीं हो पाएगा। इसमें बॉन्ड सब में ही सिंगल है, वहां ट्रिपल बॉन्ड का रीजन भी लग रहा था, पर यहाँ हैलाइड में सब में ही सिंगल बॉन्ड है, एक ही बॉन्ड है सब में, तो वो एक ही बॉन्ड इजीली क्या हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड रिपल्शन की वजह से ब्रेक डाउन हो जाएगा। और कुछ पूछना है राहुल? क्लियर हो गया बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का टॉपिक? और कोई प्रॉब्लम है राहुल? और कुछ पूछना है बेटा बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी में या किसी और टॉपिक में? ओके, अब ध्यान दो, बाकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पता है तुम्हें? इलेक्ट्रॉन गेन का मीनिंग, इलेक्ट्रॉन को अब आपको इस बार क्या करना है, इलेक्ट्रॉन को जोड़ना है ऑर्बिटल में। टोटल इलेक्ट्रॉन यहाँ 7 होते हैं बेटा, ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो इजीली इलेक्ट्रॉन जुड़ेगा। तो इलेक्ट्रॉन ध्यान देंगे खुद में जो एनर्जी इसमें प्रेजेंट है उसको रिमूव करेगा, तो इस कंडीशन में एक्सोथर्मिक, इंग्लिश मीडियम की होगी क्लास, ना ना इंग्लिश मीडियम की, हाँ तो अब ध्यान दो, अब इंग्लिश मीडियम की है। तो क्या करना है तुम्हें, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के लिए तुमने बुक में एक लाइन लिखी हुई तुमने पढ़ी है कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इस ग्रुप के लिए मोर नेगेटिव होती है, समझ गए? एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है मोर नेगेटिव, क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन इजीली जुड़ जाता है और खुद में जो प्रेजेंट एनर्जी थी उसको रिमूव कर देगा, इसलिए मोर नेगेटिव होगी। लेकिन F और Cl का तुम्हें पता है, क्लोरीन के लिए इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्लोरीन के कंपैरिजन में ज्यादा होगी, जिसका रीजन पता है, क्योंकि Cl में इलेक्ट्रॉन, Cl का साइज बड़ा होने से F का साइज स्मॉलेस्ट है, तो स्मॉलेस्ट साइज होने की वजह से अपकमिंग इलेक्ट्रॉन को ये रिपल कर देते हैं, इनमें रिपल्शन खुद में ज्यादा है, तो अपकमिंग इलेक्ट्रॉन को रिपल कर देंगे, उस सिचुएशन में इलेक्ट्रॉन इजीली यहाँ पर जुड़ नहीं पाएगा। Cl की बात करेंगे तो रिपल्शन इसमें कम है, साइज इसका लार्ज है, तो इजीली इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा बेटा, इसमें जुड़ जाएगा। ओके, इजीली इलेक्ट्रॉन जुड़ेगा तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज्यादा होगी। अब बताओ, जो मैंने 4 टॉपिक लिखे हैं उसमें किसी बच्चे को कुछ पूछना है क्या? रिएक्शन विद हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, हेलोजन एंड मेटल्स। बेटा एक चीज हमेशा ध्यान दें, वही बच्चा इजीली ऑर्डर बना पाएगा जिसको ऑक्सीडेशन नंबर वगैरह याद है। ऑक्सीडेशन नंबर अगर आपको ढंग से याद है तो आप लोग बना दोगे, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी, ठीक है? ऑक्सीडेशन नंबर का मीनिंग, जैसे तुम हाइड्रोजन से रिएक्शन करवा रहे हो तो मैंने लिया H और हैलाइड के लिए ले लिया मैंने X। ऑक्सीडेशन नंबर कौन कौन से याद है आपको? विवेक, वीना, विवेक वर्मा तुमने लिखा है रिएक्शन विद मेटल्स, रिएक्शन विद मेटल बताएं। देखो बेटा ध्यान दो, एक बार मैं रिपीट कर दूं थोड़े से, जब तुम हाइड्रोजन से रिएक्शन करोगे, हाइड्रोजन के लिए हमेशा +1 ले लिया मैंने और हैलाइड के लिए -1 ऑक्सीडेशन नंबर। एक अगर पॉजिटिव में है ना तो सेकंड के लिए ऑक्सीडेशन नंबर आपको नेगेटिव में ही लेना है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवाओगे HX टाइप के बनेंगे। HX में आपको जो प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड है क्या क्या याद रखनी है? एक तो इनकी एसिडिक नेचर और सेकंड जो है थर्मल स्टेबिलिटी। एसिडिक नेचर का आपको ऑर्डर पता है, वीकेस्ट एसिडिक नेचर का होगा HF और स्ट्रॉन्गेस्ट एसिडिक नेचर का होगा HI। HI स्ट्रॉन्गेस्ट एसिडिक नेचर का है, स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है, रीजन आपको पता है, ड्यू टू वीक बॉन्डिंग ऑफ HX। लार्ज साइज का है HI, I लार्ज साइज का है, HI नहीं, H नहीं है लार्ज साइज का, I है, तो I का साइज जो है वो बड़ा होने की वजह से इजीली ब्रेक डाउन हो जाएगा, इजीली H पॉजिटिव फ्री हो जाएगा। ओके, थर्मल स्टेबिलिटी की टेम्परेचर दो ब्रेक डाउन नहीं हो, वो है HF। HF की थर्मल स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होती है अपने ग्रुप में, जिसका रीजन आपको पता ही है, क्योंकि इसका बॉन्ड जो है वो स्ट्रॉन्ग है, तो इजीली डिसोसिएट नहीं होगा। अब अपन बात करेंगे रिएक्शन विद ऑक्सीजन। ऑक्सीजन में आपको F का पता ही है कि अगर मैं X इज इक्वल टू यहाँ F लिखूं
तो ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर इधर लिख देती हूँ OF, इसका -1 होगा तो इसका प्लस में हो जाएगा +2, ना कि -2। समझ गए? तो OF2 बनेगा। अदर जो एलिमेंट है उनके लिए तुम्हें यहाँ +1, 3, 5 और 7 वाले सारे ऑक्साइड बनाने। 1, 3, 5, 7 के सारे ऑक्साइड बना लोगे, सिर्फ और सिर्फ फ्लोराइड का एक ही ऑक्साइड बनेगा OF2। एक O2F2 भी बनता है जो अनस्टेबल है, OF2 बनाना है। बाकी 1, 3, 5, 7 सारे ऑक्साइड आपको Cl, Br, I के लिए बनाना है। ठीक है, F का तो एक ही ऑक्सीडेशन नंबर होता है -1। बाकी ऑक्सीडेशन नंबर अदर जो एलिमेंट है Cl है, Br है, I है, इनके लिए। ओके, फिर अपन पढ़ेंगे रिएक्शन विद हैलोजन। हैलोजन की रिएक्शन जब हैलोजन से ही करवा रहे हैं तो इसे अपन बोलते हैं इंटर हैलोजन कंपाउंड, जिसमें हमेशा ध्यान रखना है एक हैलोजन का साइज जो आप जिससे रिएक्शन करवा रहे हो उस दूसरे हैलोजन के कंपैरिजन में छोटा होगा, स्मॉलेस्ट साइज का होगा। जैसे मैंने लिखा X, सेकंड हैलोजन जिससे रिएक्शन करवा रहे हो उसको मान लो X डैश, where X dash is smallest size halide, smallest size का हैलाइड होगा, ये हमेशा ध्यान रखना। कभी भूल जाओ एग्जाम में तो कोई भी एग्जांपल, जैसे ये ClF3 जो 11th में तुमने पढ़ा है इसको याद रख लेना। देखो Cl जो पहले आ रहा है X की जगह, उसका साइज F के कंपैरिजन में बड़ा होता है, F का छोटा है जो डैश की जगह आ रहा है। ओके, अब मैंने कल भी एक क्वेश्चन इसका करवाया था। बाकी अब कौन कौन से बनाओगे तुम्हें पता है, 1, 3, 5, 7 जो स्मॉलेस्ट साइज का है उसका ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा -1 लेना है, जो लार्ज साइज का है उसका +1, 3, 5 और 7 लेना है। ओके, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करवाएंगे XX डैश, XX डैश 3, फिर XX डैश 5 और XX डैश 7 टाइप के इंटर हैलोजन कंपाउंड बना लेंगे। इन इंटर हैलोजन कंपाउंड में बॉन्डिंग का क्वेश्चन है जो बहुत इंपॉर्टेंट बनता है कि why इंटर हैलोजन कंपाउंड आर मोर रिएक्टिव देन हैलोजन कंपाउंड। ओके, तो आप लिखेंगे ड्यू टू वीक बॉन्डिंग ऑफ इंटर हैलोजन कंपाउंड। इंटर हैलोजन कंपाउंड की जो बॉन्डिंग होती है XX डैश, उसमें एक है स्मॉलेस्ट साइज का, एक है लार्ज साइज का। जैसे एग्जांपल ले लिया YiCl इज मोर रिएक्टिव देन Cl2, तो Cl में सेम एटम है तो सेम एटम के बीच में जो बॉन्डिंग होगी वो बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग है। अब एक लार्ज साइज का लगा हुआ है, एक स्मॉल साइज का, तो एक लार्ज और एक स्मॉल के अंदर बेटा बॉन्डिंग क्या हो जाएगी, दोनों के बीच में बैलेंस ही नहीं हो पाएगी। इस सिचुएशन में बॉन्डिंग वीक होगी। ओके, समझ गए? तो ICl की बॉन्डिंग वीक है, इजीली डिसोसिएट होने की वजह से इसकी रिएक्टिविटी हाई है Cl2 के कंपैरिजन। फिर अपन रिएक्शन विद मेटल्स पढ़ रहे हैं, मेटल को समझने ढंग से। विवेक पूछा है क्वेश्चन, ध्यान दो। मेटल बेटा अगर आप ग्रुप फर्स्ट की मेटल लगा रहे हैं तो ध्यान दे, ऑक्सीडेशन नंबर ग्रुप फर्स्ट के लिए अपन लिखते हैं +1 और ग्रुप सेकंड के लिए आप लिखोगे +2। ओके, तो देखो जैसे ग्रुप M लिख दो मेटल के लिए, X हैलाइड के लिए, इसका हमेशा -1 होगा। अगर आप ग्रुप फर्स्ट की ले रहे हो, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने Na ले लिया तो मैं लिखूंगी +1। रिएक्शन करवाओगे तो MX टाइप के जो है मेटेलिक हैलाइड बनेंगे। ठीक है, मेटल से रिएक्शन करवाएंगे तो मेटेलिक हैलाइड बनेंगे। और अगर ग्रुप सेकंड की लेते हो तो मैं ऑक्सीडेशन नंबर लिख लूंगी +2, तो MX2 टाइप के। जैसे एग्जांपल के लिए इसकी जगह Ca ले लो और इसकी जगह Cl, तो इसमें तो बन जाएगा CaCl2 और इसके अंदर Na ले लिया तो NaCl बन जाएगा। मैंने कल आपको आयनिक नेचर बताई थी बेटा। आयनिक बॉन्ड, एक मेटल क्या होती है, मोर पॉजिटिवली चार्ज होती है और हैलाइड जो होते हैं नेगेटिवली, मोर नेगेटिवली चार्ज होते हैं। तो एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव स्पीसीज में बनने वाला बॉन्ड आयनिक बॉन्ड होता है। तो अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं Na को लिखूं, मैंने लिखा Na, X की जगह लिख लिया F, फिर लिखा Cl, फिर लिखा Br, फिर लिखा I। क्या फर्क नजर आ रहा है, देखो बढ़ती हुई साइज के साथ में साइज बढ़ता जा रहा है, आयनिक नेचर कम होती जाती है। क्यों? क्योंकि साइज बढ़ते ही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी, इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करने की पावर कम होगी। इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट नहीं होगा तो इस पे पोलैरिटी जो है वो कम क्रिएट होगी। इस NaF की बॉन्ड में पोलैरिटी हाई है तो आयनिक नेचर NaF की जो है वो ज्यादा है।
अगली बात ढंग से समझ में, आयनिक नेचर क्यों कम होती जाती है। ये अपने कंप्लीट हो गई है रिएक्शन का पार्ट। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत है? ये बेटा हर एक ग्रुप की, चाहे 15 है, 16 है, 17 है, हर एक ग्रुप के लिए क्या है, ये जनरल स्टडी है। समझ गए? 15, 16 और 17 जो सब में सेम है। कोई दिक्कत है? पूछना है किसी को कुछ? फिर अपन जो स्टडी में अपने दो दो कंपाउंड आते हैं, उनमें से Cl में केवल एक ही कंपाउंड कोर्स में है। ठीक है, Cl ही है अपने कोर्स में, F नहीं है। पूछना है बेटा किसी को? कोई प्रॉब्लम है? अभी तक जो जनरल स्टडी अपन ने पढ़ी है ग्रुप 17 की, एनी स्टूडेंट्स? ओके, नहीं है तो अब ध्यान दो। अब अपन पढ़ेंगे Cl। स्टडी में अब आ जाता है Cl के कंपाउंड। क्लोरीन जो है, संगीता यादव को ज्वाइन करो बेटा। क्लास के टाइम के अकॉर्डिंग आप लोग जुड़ के रहा करो, ठीक है? टाइमिंग आपको पता है, क्योंकि फिर बार बार में क्या है, बीच बीच में क्लास डिस्टर्ब होती है, आप लोगों का भी टाइम जो है फिर खराब होगा। ये सुनो, देखो ध्यान दो। Cl के 4 कंपाउंड अपने कोर्स में। कंपाउंड फर्स्ट, ऑक्सो एसिड ऑफ क्लोरीन, ऑक्सो एसिड ऑफ क्लोरीन। सेकंड, जैसे उधर सेकंड कंपाउंड के सबके ऑक्सो एसिड पढ़ते हैं। ग्रुप 15 में फॉस्फोरस, ग्रुप 16 में सल्फर, ग्रुप 17 के अंदर क्लोरीन के। ठीक है, Cl के अपन ऑक्सो एसिड पढ़ेंगे। सेकंड, खुद क्लोरीन अपने कोर्स में, जिसके लिए अपन मेथड ऑफ प्रिपरेशन, इसकी फिजिकल स्टेट वगैरह पढ़ेंगे, इसके यूजेज एप्लीकेशन पढ़ेंगे। थर्ड जो टॉपिक है वो है HCl, और फोर्थ जो टॉपिक है वो मैंने अभी तुम्हें डिटेल में पढ़ाया था, वही है इंटर हैलोजन कंपाउंड, कि कैसा इनका बॉन्ड होगा, किस टाइप की इनकी स्ट्रक्चर होगी। ओके, फर्स्ट ध्यान दो, ऑक्सो एसिड ऑफ Cl, क्लोरीन के ऑक्सो एसिड। बेटा ऑक्सीडेशन नंबर अगर याद है तो ऑक्सो एसिड बनाने में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। मैं वही टेबल से सिखा रही हूँ जिस तरीके से अपन टेबल बनाते हैं लर्न करने के लिए। तो ध्यान दो, कौन कौन से ऑक्सो एसिड और कौन कौन से ऑक्सीडेशन नंबर होते हैं। इधर मैंने बना दिया ऑक्सीडेशन से, यहाँ पर लिख दिया मैंने स्ट्रक्चर फॉर्मूला, और इधर लिख दिया नेम। ठीक है, ध्यान दो, ऑक्सीडेशन स्टेट पता है ओड नंबर में 1, 3, 5 और 7। ये ऑक्सीडेशन नंबर अपन ने अदर एलिमेंट्स के पढ़े हैं, F का ओनली -1, बाकी अदर जो एलिमेंट्स है 1, 3, 5, 7। सबसे पहले 1 नंबर के लिए देखो, ऑक्सो एसिड, ऑक्सीजन होगी, हाइड्रोजन होगी, बाकी जिसके बना रहे हो उसके लिए एक फर्स्ट स्ट्रक्चर फॉर्मूला, जैसे उधर याद रखा था तुमने ग्रुप 15 के अंदर। फॉस्फोरस के लिए तुमने याद रखा था H3PO2, फिर कंटिन्यूअस बनाते गए। ग्रुप 16 के लिए तुमने लिखा था H2SO3। यहाँ पर एक याद रखना, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को जोड़ दो ऑक्सो एसिड में। फर्स्ट अपन लिखेंगे HOCl, ओके, हाइपोक्लोरस एसिड नाम होता है इसका, HOCl। अब कुछ नहीं करना, देख लो +1 आ रहा है कि नहीं। देखो इसका -2, इसका यहाँ से +1 हटाया, इसका है +1, इसका है -2, इसका मान लिया x, इक्वल के अंदर लिख दिया 0। सॉल्व करोगे, -1 इक्वल के उधर लेके जाओगे तो +1 आ जाएगा। ओके, तो +1 आ गया। उसके बाद नेक्स्ट बनाने के लिए कुछ भी नहीं करना, कंटिन्यूअस ऑक्सीजन को बढ़ाते जाओ। HOCl ऐसे कैसे लिख दो, फिर एक ऑक्सीजन लगा दो, फिर कंटिन्यूअस ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन लगा दो, फिर कंटिन्यूअस ऑक्सीजन को इंक्रीज करो, 3 ऑक्सीजन लगा दो। ठीक है, समझ गए? HOCl, फिर HOCl के बाद एक ऑक्सीजन, फिर 2 ऑक्सीजन लगाओ, उसके बाद 3 ऑक्सीजन लगा दो। अब अपन इनका क्या लिखेंगे, अब अपन इनका नाम लिखेंगे। फर्स्ट इसको अपन बेटा
हाँ बेटा ध्यान दो, फर्स्ट के लिए हाइपोक्लोरस एसिड, देखो वही बात है, कम ऑक्सीडेशन नंबर के लिए हस लगाते हैं अपन एज ए सफिक्स, और ज्यादा होते ही अपन इक लगाते हैं। इसका नाम है हाइपोक्लोरस एसिड, हाइपोक्लोरस, इसको अपन बोलेंगे क्लोरस, हाइपोक्लोरस, क्लोरस, इसको अपन बोलेंगे क्लोरिक, और इसको अपन बोलेंगे परक्लोरिक। हाइपोक्लोरस, क्लोरस एसिड, क्लोरिक एसिड, और इसे अपन क्या कह देंगे, पर क्लोरिक एसिड। ओके, हाइपोक्लोरस, क्लोरस, क्लोरिक और परक्लोरिक एसिड। फर्स्ट आ जाता है अपने हाइपोक्लोरस। स्ट्रक्चर देखो कैसे बनाओगे, ध्यान दो। स्ट्रक्चर के लिए सबसे पहले ये हटा दूं, अब मैं हटा रही हूँ एक बार ये। अब देखो हाइपोक्लोरस एसिड, इनके स्ट्रक्चर किस तरीके से बनाएंगे, स्ट्रक्चर फॉर्मूले मेरे पास लिखे हुए हैं। स्ट्रक्चर बनाने के लिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन आपको पता होना चाहिए, जिस स्पीसीज की आप स्ट्रक्चर बना रहे हो। वैलेंस इलेक्ट्रॉन Cl के पास टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 7, तो मैंने यहाँ Cl लिखा, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 है। बेटा हाइड्रोजन जितनी होगी OH हमेशा ऑक्सो एसिड में उतने ही बनेंगे, समझ गए। हाइड्रोजन कितनी है, 1, तो एक तो बन जाएगा OH, यहाँ बना दिया मैंने O और यहाँ लगा दिया H। बचे हुए जो भी हैं OH लगा दिया, बचे हुए इलेक्ट्रॉन लिख दो, कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन रह गए इसके पास में, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन रह गए 6, क्योंकि इसने एक ही काम में लिया है अपना। सीधा भी लिख सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जैसे इसको मैं ऐसे भी बना सकती हूँ, O और H, ठीक है। ये बन गया हाइपोक्लोरस एसिड। अब सेकंड वाले में क्या किया तुमने, एक ऑक्सीजन बढ़ा दी। अब जैसे जैसे ऑक्सीजन इंक्रीज होती जाएगी वैसे वैसे ऑक्सीजन जो है वो डबल बॉन्ड पे, ये जो लॉन पेयर दिख रहे हैं इनके ऊपर क्या होती जाएगी, जुड़ती जाएगी, क्योंकि OH हाइड्रोजन तो उतनी की उतनी है, तो ऑक्सीजन उन लॉन पेयर के ऊपर, जैसे इसमें एक ऑक्सीजन है, उस एक ऑक्सीजन को तुम यहाँ लॉन पेयर के ऊपर जोड़ दोगे, डबल बॉन्ड पे जुड़ती है ऑक्सीजन, तो यहाँ बन गया डबल बॉन्ड। ये हो गई सेकेंड क्लोरस एसिड की स्ट्रक्चर। थर्ड ध्यान दो, क्लोरिक, 2 ऑक्सीजन हो गई, अपोजिट डायरेक्शन में लगा दोगे डबल बॉन्ड हो। थर्ड जो है वो है परक्लोरिक, इधर लगा दिया, ये बन गया परक्लोरिक एसिड, समझ गए। हो गया ऑक्सो एसिड का टॉपिक, बहुत इजी है। कोई दिक्कत है किसी बच्चे को, पूछना है बेटा ऑक्सो एसिड में किसी को कुछ पूछना है क्या किसी को? बेटा दिक्कत है किसी को, कोई प्रॉब्लम है? आंसर दो, किसी को कोई प्रॉब्लम है ऑक्सो एसिड में? नहीं है, ठीक है। ध्यान दो, बना लोगे स्ट्रक्चर आराम से कॉपी में। मैडम क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट 8 से ज्यादा हो रही है, किसमें हो रही है क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट 8 से ज्यादा? 8 से ज्यादा तो हो ही नहीं सकती बेटा ऑक्सीडेशन स्टेट, तो वो की वो, ये तुम निकाल के देख लो। इधर मैंने +1, 3, 5 और 7 लिखा था, किसमें हो रही है 8 से ज्यादा? इसके लिए देख रहे हो, देखो 4 ऑक्सीजन है, तो चारों ऑक्सीजन के लिए ध्यान दो। मैम एक बार वापस एक्सप्लेन कर दो, देखो याशिका वापस देखो बेटा, 1, 3, 5, 7 ये तो ऑक्सीडेशन नंबर है, ठीक है। एक ऑक्सो एसिड याद रखो, HOCl, ऑक्सो, ऑक्सो का मीनिंग ऑक्सीजन, एसिड का मीनिंग हाइड्रोजन, और Cl के बना रहे हो तो Cl लिख दो, तो हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और Cl, ठीक है। तो ये लिख दिया मैंने HOCl। कंटिन्यूअस ऑक्सीजन को बढ़ाओ, एक ऑक्सीजन, फिर 2 ऑक्सीजन, फिर 3। तुम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। HClO2 भी लिख सकती हूँ मैं, 2 ऑक्सीजन को एक साथ मिला के O2, तीनों को मिला के O3, चारों को मिला के O4 भी लिख सकती हूँ। अब देखो ऑक्सीडेशन नंबर, विवेक तुमने लिखा है 8 से ज्यादा आ रहा है, किसका आ रहा है देखना, इसको देखो। ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालते हैं, जिसका आपको निकालना है उसको आपने x मान लिया। ऑक्सीजन का होता है -2, हाइड्रोजन का होता है बेटा +1,
और इक्वल में आता है स्पीसीज के ऊपर का चार्ज, जो कुछ नहीं है तो जीरो आएगा। अब देख सॉल्व करो, -2 में से +1 हटाया तो -1, इक्वल के उधर लेके जाओगे तो +1, ये देखो ये आ रहा +1। फिर इसके लिए देखो 2 ऑक्सीजन है तो दोनों ऑक्सीजन के लिए हो गया -4 +1 और x इज इक्वल टू सॉल्व किया -3, उधर ले जाओगे तो +3। तुम्हारे आ रहा है HOClO3 के लिए। इसके लिए देखो टोटल कितनी ऑक्सीजन हो गई 4, एक ऑक्सीजन O वाली और 3 हो गई है, टोटल 4 है। तो 4 का सीधा सा हो गया 4 टू जा 8 माइनस के 8, तो हाइड्रोजन का भी तो माइनस करोगे, आगे H भी तो दिख रहा है तुम्हें, तुमने 8 लिख दिया डायरेक्ट, इक्वल के उधर ले जाके +8 कर लिया। एक हाइड्रोजन का माइनस करेंगे तो आएगा -7, इक्वल के उधर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा +7। आ गया विवेक +7। क्लोरीन ब्रोमीन, बेटा F के लिए कैसे ऑक्साइड होंगे बताओ। F तो कभी माइनस में ऑक्सीडेशन नंबर शो ही नहीं करेगा अपने पर, ये प्लस के ऑक्सीडेशन नंबर, सॉरी F प्लस में ऑक्सीडेशन नंबर शो नहीं करता। F का केवल एक ऑक्सो एसिड होता है HOF, उसके अंदर भी F का ऑक्सीडेशन नंबर -1 होगा, समझ गए, +2 होगा इसके लिए, मतलब -2 होगा इसके लिए +1 लेंगे। HOF एक बनता है केवल, बाकी जो है Cl पढ़ लिया, Br है, I है, उनके लिए सबके लिए ये K बनेंगे। जिनके पास में वैकेंट डी ऑर्बिटल होंगे राहुल, क्लोरीन के लिए ये ऑक्सो एसिड नहीं बनेंगे, क्लोरीन का केवल एक ही ऑक्सो एसिड होगा, वो होगा HOF, क्योंकि उसका ऑक्सीडेशन नंबर, उसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं होते, इसलिए ऑक्टेट को एक्सपेंड नहीं कर पाता, तो इसलिए 1357 ऑक्सीडेशन नंबर नहीं होने से उसके ऑक्सो एसिड नहीं बनेगी। बाकी है Br I, उनके ये के होंगे। ओके, दोनों को आ गया समझ में, राहुल विवेक कर लेंगे। बाकी ये चीज ध्यान दो, स्ट्रक्चर अपने कोर्स में केवल Cl की है, अगर Br होता इनकी जगह तो यहाँ तुम केवल Br ऐड कर देते, 1357 में ये का ही बनेगा, I होता तो I के लिए भी अपन ये के करेंगे। F का ऑक्सो एसिड केवल एक होगा, वो होगा HOF। ओके, उसके बाद ध्यान दो, हाँ क्या चीज पढ़नी है वो देखो, ऑक्सो एसिड की एसिडिक नेचर का एक क्वेश्चन कभी आ जाता है, जैसे तुमने पढ़ा HOCl HOClO, फिर मैंने बनाया था O2 और एक मेरे पास बना था O3, इसमें ऑक्सीडेशन नंबर 1 था, फिर 3 था, फिर 5 था, फिर 7 है। बेटा बुक का क्वेश्चन, आज एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जब तुम्हें एक एसिडिक नेचर का क्वेश्चन मिलेगा कि किसकी एसिडिक नेचर जो है सबसे ज्यादा होगी, वो ध्यान दो, बढ़ते हुए ऑक्सीडेशन स्टेट के साथ में, ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा है इसका मीनिंग उसने इलेक्ट्रॉनों को ज्यादा रिमूव किया है, ठीक है, तो बढ़ते हुए ऑक्सीडेशन स्टेट के साथ में एसिडिक नेचर जो है वो क्या होगी, हाई होगी, समझ गए, तो HOClO3 की एसिडिक नेचर जो है वो सबसे ज्यादा होगी, ठीक है। ऑक्सो एसिड कंप्लीट हो गए, उसके बाद में नेक्स्ट जो टॉपिक है, जैसे देखो बुक का मैं तुम्हें बता दूं क्वेश्चन एक्सरसाइज का, वो आप लोग आज कर लेना, ठीक है, ये इसी से रिलेटेड है, बुक का एक क्वेश्चन है एक्सरसाइज में, पीछे मैं क्वेश्चन नंबर आप लोगों को बता दूं, वो क्वेश्चन जो है आप लोग आज सॉल्व कर लेना। देखो आप ऑब्जेक्टिव टाइप के मल्टीपल चॉइस के जो क्वेश्चन सॉल्व करोगे उसमें क्वेश्चन नंबर है 8, मल्टीपल चॉइस का क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 है एमसीक्यू टाइप के जो क्वेश्चन है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, उसके अंदर है बेटा ये क्वेश्चन कि इनमें बताइए किसकी एसिडिक नेचर ज्यादा होगी, तो ध्यान रखना है +7 वाली, क्योंकि ऑक्सीडेशन स्टेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है एसिडिक नेचर के। ओके कर लेंगे, कोई दिक्कत है। उसके बाद में नेक्स्ट ध्यान देंगे Cl, अब अपने आता है Cl2 क्लोरीन, जिसको अपन कहते हैं क्लोरीन, Cl में सेकंड टॉपिक है अपने क्लोरीन, उसमें आप लोगों क्लोरीन से पहले एक छोटा टॉपिक पढ़ा दूंगी कि क्लोरीन अब होगा नहीं, 8-9 मिनट का टाइम है, उससे पहले अपन इंटर हैलोजन पढ़ लेते हैं, ठीक है, इंटर हैलोजन कंपाउंड, इंटर हैलोजन फटाफट हो जाएगा, 1-2 मिनट का टाइम बचेगा तो अपन और कोई देख लेंगे टॉपिक। इंटर हैलोजन बात पूरी बता दी, बॉन्डिंग वीक होती है इंटर हैलोजन कंपाउंड की, हैलोजन के कंपैरिजन में मोर रिएक्टिव होते हैं,
अब स्ट्रक्चर की बात करते हैं। स्ट्रक्चर के लिए सीखो, देखो ध्यान से, जो जो स्ट्रक्चर है मैं बता दूं। जैसे फर्स्टली आपको ClF3 की स्ट्रक्चर ही बनानी है, ठीक है, फर्स्ट लिख दिया मैंने ClF3। अपने स्ट्रक्चर इनकी कोर्स में स्ट्रक्चर बनाने का सबसे इजी मेथड ध्यान दो, जो हो सकता है 11th में आप लोगों ने ढंग से नहीं सीखा हो। क्या है देखो, सबसे पहले वैलेंस इलेक्ट्रॉन देख लिया करो। Cl के पास में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, टोटल 7, प्लस अदर एटम कितने जुड़े हैं। उन अदर एटम्स में ये चीज ध्यान देना है, ऑक्सीजन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अपन अदर्स एटम में केवल सिग्मा बॉन्ड गिनते हैं, ऑक्सीजन जो होती है वो पाई बॉन्ड बनाती है, समझ गए। इसीलिए अपन ने क्या किया, अदर एटम्स में ऑक्सीजन यदि होगी तो नहीं गिनोगे। जैसे मैं अभी एग्जांपल दूंगी तुम्हें, उसमें देखना जितने एटम्स है 3 है, तो मैंने ले लिया 3, डिवाइड कर दो 2 से, टोटल हो गया 10 डिवाइडेड बाई 2 मीनिंग 5। 5 का मीनिंग है बेटा, 5 जो है वो ऑर्बिटल ले लो, 5 ऑर्बिटल ले लेंगे। कौन कौन से 5 ऑर्बिटल, एस से स्टार्ट करो, एक एस का हो गया, 3 पी के हो गए, बचे जो डी के डी। ये है सबसे इजी मेथड हाइब्रिडाइजेशन निकालने का। हाइब्रिडाइजेशन का आंसर आएगा sp3d। ओके, अब मैं लिख रही हूँ इधर वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन में लिख दोगे तुम 7। बताओ बीपी बॉन्ड पेयर कितने हैं, 7 इलेक्ट्रॉन में जितने एटम्स दिख रहे हैं उतने बॉन्ड पेयर बनाएंगे, सिंगल बॉन्ड बनाएंगे। बाकी ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाती है, तो बॉन्ड पेयर का नंबर देखो कितने बॉन्ड पेयर बन रहे हैं, 3। तो टोटल 7 इलेक्ट्रॉन में से 3 जो इलेक्ट्रॉन है वो तो चले जाएंगे बॉन्ड पेयर में, बच गए इलेक्ट्रॉन कितने, 4। तो 4 इलेक्ट्रॉन बचे, तो अपन लोन पेयर में 4 इलेक्ट्रॉन को कितने लिखेंगे, 2, ठीक है। लोन क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन पेयर की फॉर्म में कितने हो जाएंगे, 2। तो इसकी स्ट्रक्चर में 3 तो बॉन्ड पेयर बनेंगे और 2 लोन पेयर बनेंगे, समझ गए। शेप आपको ठीक वैसी देनी है। sp3d हाइब्रिडाइजेशन में शेप जो होती है वो होती है ट्राइंगल बाय पिरामिडल शेप, ट्राइंगल बाय पिरामिडल शेप होती है। लेकिन लोन पेयर अगर किसकी स्ट्रक्चर में आ जाता है, उसकी स्ट्रक्चर जो है थोड़ी सी डिस्टॉर्टेड हो जाती है, तो इसकी स्ट्रक्चर में ध्यान देंगे टी शेप कैसे बने। Cl लेंगे, देखो इस तरीके की शेप होती है इसकी, ये टी शेप, समझ गए। ये हो गया ट्रायंगल बाय पिरामिडल, ट्रायंगल बाय पिरामिडल शेप, 2 लोन पेयर। इसको इस तरीके से भी बना सकते हो, या एक दूसरा तरीका और बताऊंगी अभी, ये है दूसरा क्या है, ट्रायंगल में तीनों एफ जोड़ दो, एक ऊपर एक नीचे लोन पेयर बना दो, ठीक है, एक ऊपर एक नीचे लोन पेयर बना देंगे। तो फिर स्ट्रक्चर के अंदर, ट्रायंगल के अंदर ओनली टी शेप, ट्रायंगल फॉर्म में दिख रहा है पूरा टी, ये देखो इस तरीके से, ये ट्रायंगल बाय पिरामिडल, 2 पायरामिड की फॉर्म में। जैसे ट्रायंगल बाय पिरामिडल जो स्ट्रक्चर होती है वो कुछ इस तरीके की होती है, ये देखो इस तरीके का ट्रायंगल, एक पिरामिड ऊपर और एक यहाँ नीचे, जैसे एक्स लगा दिया मैंने बीच में, ठीक है, आ रहा है समझ में। उसके बाद ध्यान दो, नेक्स्ट जो है, अब और जो अपने कोर्स में है वो स्ट्रक्चर में आप लोगों को करवा दूं पहले। जैसे आप लोगों को दे दिया मैंने ICl2 माइनस, देखो VSEPR थ्योरी जो आपने पढ़ी है 11th में, उसी के बेसिस पे ICl2 माइनस। और आज जितने भी इंटर हैलोजन कंपाउंड है सबके स्ट्रक्चर को कॉपी में बना लेंगे, ICl2 माइनस। गिनो, सबसे पहला काम है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, बोलो फटाफट वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इसके तो हो गए 7। और जितना चार्ज है, अगर माइनस में है तो आप जोड़ देंगे उतने इलेक्ट्रॉन, प्लस में है तो उतने इलेक्ट्रॉन आप रिमूव कर देंगे। तो 7 और 1 टोटल इलेक्ट्रॉन इस बार वैलेंस 7 नहीं है, 8 हो गए। ओके, अब पहले अपन इसका हाइब्रिडाइजेशन का आंसर निकाल लेंगे। हाइब्रिडाइजेशन, बोलो टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8, प्लस अदर एटम कितने हैं, 2, डिवाइडेड बाई 2। तो सॉल्व किया, आंसर आया तुम्हारे पास 10 डिवाइडेड बाई 2 मतलब 5। तो 5 लेंगे, तो हाइब्रिडाइजेशन जो है, हाइब्रिडाइजेशन आएगा मेरे पास sp3d, अभी भी sp3d आ रहा है। तो शेप कैसे पहचानेंगे, क्या होगी, LP और BP लोन पेयर और बॉन्ड पेयर का नंबर निकाल लो, शेप अपने आप पता चल जाएगी। तो 8 में से ध्यान दो, बॉन्ड पेयर कितने हैं, जितने एटम जुड़े हुए हैं, कितने एटम है, 2।
तो 2 तो हो गए बॉन्ड पेयर। अब 8 में से 2 गए तो रह गए 6 इलेक्ट्रॉन को पेयर की फॉर्म में बोलो कितने हो गए 3। तो लोन पेयर कितने बन गए 3। अब किसी की भी स्ट्रक्चर में अगर 3 लोन पेयर आ जाए, 2 आ जाए ना लोन पेयर, तो हमेशा एक को ऊपर एक को नीचे लगा देंगे। 3 लोन पेयर है तो उनको ट्राइंगल पे लगा दो। शेप इसी के अकॉर्डिंग बनाओ। sp3d हाइब्रिडाइजेशन की शेप होती है ट्रायंगल बाय पिरामिडल। तो नाम ट्रायंगल बाय पिरामिडल नहीं होगा इसका, वो अपन लोन पेयर को हटा के देखेंगे। देखो ध्यान दो, आई लिया, अब देखो ICl माइनस, इसमें 3 तो कितने हैं लोन पेयर दिख रहे हैं, ये लोन पेयर लगा दिए तीनों ट्रायंगल की शेप में। ये तीनों, एक Cl ऊपर की तरफ है, दूसरा Cl नीचे की तरफ। अब इसको हटा दो और अब शेप देखो क्या दिख रही है, लीनियर। क्यों? क्योंकि लोन पेयर तो आएंगे नहीं स्ट्रक्चर में। मैडम एक आयन का भी जुड़ेगा, बिल्कुल जुड़ेगा, जितना चार्ज होगा बेटा, जितना भी चार्ज स्पीसीज पे है, चाहे वो माइनस का है तो आप उतने इलेक्ट्रॉन जोड़ दोगे। -1 का मतलब है इसने 1 इलेक्ट्रॉन लिया है, +1 का मतलब होता है इसने 1 इलेक्ट्रॉन दिया है। जैसे अगर चार्ज यहाँ पॉजिटिव होता तो मैं 7 में से 1 इलेक्ट्रॉन कम कर देती। विवेक ध्यान दो, स्ट्रक्चर के अंदर कहीं दिखेगा नहीं। स्ट्रक्चर में जैसे अब अपन इसको इस तरीके से डैश डैश लगा के ज्वाइन कर देंगे, क्योंकि लोन पेयर बॉन्ड नहीं बनाते, इसलिए अपन इसको डैश की लाइन से दिखाते हैं। बाकी इस कंप्लीट स्ट्रक्चर पे यहाँ नेगेटिव चार्ज लगा देंगे। ठीक है, आ गया समझ में? या किसी भी एक Cl के ऊपर -1 कर दोगे, Cl पे माइनस चार्ज लगा दोगे। बाकी माइनस का मीनिंग किसने एक इलेक्ट्रॉन ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए लिया है। ठीक है, जैसे देखो मैं एक और एग्जांपल देती हूँ। सपोज करो Cl2 की जगह मैं यहाँ Cl4 कर दूं, तो अब क्या बदल जाएगा वो देखो। सबसे पहले वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलो, उतने स्ट्रक्चर समझ में आ गए, लीनियर नाम होगा इसका। अब देखो हाइब्रिडाइजेशन sp3d होगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन वही 7 और 1 8 हो जाएंगे टोटल। ठीक है, उसके बाद देखो बॉन्ड पेयर बोलो, इस बार बॉन्ड पेयर बढ़ गए 4 हो गए। अब 8 में से 4 गए तो इलेक्ट्रॉन रह गए 4। इसका मीनिंग बॉन्ड लोन पेयर कितने हैं बेटा इसके पास 2। अब पहले हाइब्रिडाइजेशन का आंसर निकालो, इसके टोटल 8 प्लस Cl हो गए 4, डिवाइड कर दिया 2 से तो 12 और डिवाइड किया 2 से तो आंसर आया 6। बनाओ 6 ऑर्बिटल गिनो, एक s का, 3 हो गए p के, 2 हो गए d के। आंसर आया sp3d2। sp3d2 आंसर आया। अब sp3d2 की शेप बताओ कैसी होती है, ऑक्टाहेड्रल, चारों कॉर्नर पे एक ऊपर एक नीचे जुड़ता है। अब एक ऊपर एक नीचे तो कौन जुड़ेगा, लोन पेयर, क्योंकि स्ट्रक्चर में 2 लोन पेयर हो, हमेशा एक को ऊपर एक को नीचे लगा दो। तो बाकी देखो स्क्वायर के जो चारों यहाँ कॉर्नर है, आई लिया, यहाँ लगा दिया Cl Cl Cl, यहाँ Cl। ठीक है, बाकी यहाँ बॉन्ड नहीं आएगा, यहाँ आएंगे लोन पेयर, ये लोन पेयर। अब बेटा स्ट्रक्चर का नाम ऑक्टाहेड्रल नहीं है, स्ट्रक्चर में ये पार्टिसिपेट ही नहीं करते हैं। तो देखो स्ट्रक्चर कैसी दिख रही है, मुझे दिख रही है स्ट्रक्चर स्क्वायर प्लेनर, तो इसके स्ट्रक्चर का नाम हो जाएगा स्क्वायर प्लेनर शेप में होता है ICl4 माइनस। सॉल्व कर लेंगे, किसी को कोई दिक्कत है? ठीक है, और देखो ऑक्सो एसिड और किसी की स्ट्रक्चर जैसे आपको बनानी हो BrF3